मेरे छोटे से भाई, मतलब मेरे बड़े से मत रे, मत दो मेरे पे। भेज दिया। Good evening, everyone. Screen. लास्ट टाइम हमने जो है कहाँ तक किया था? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? Does anyone remember? चैट के थ्रू बताओ तो यार। Good evening everyone. आइसोटोप्स कर लिए थे ना? आई होप सो। हमने आइसोटोप्स किए थे। ये सब हमने कर लिया था। ओके, ये भी हमने कर लिया था। हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, वैलेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो आज हमारा वैलेंसी स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। वैलेंसी फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है? हाँ, होमवर्क किस किसने किया? राइट, होमवर्क सबने किया। आई होप सो सबने होमवर्क किया था। मुझे एक दो बच्चों के नाम पता है, मैंने ग्रुप पे बोला नहीं, बट आई रिमेम्बर द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिसने होमवर्क किया, कितना अच्छे से होमवर्क किया है, किस किसने समझ के किया है, किस किसने कॉपी पेस्ट करके किया है, मुझे वो भी दिख गया। ओके, तो किस किसने ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स फेंके हुए हैं, पॉजिट्रॉन, ये ऐसे वैसे, वो सब कुछ सीखा हुआ नहीं है, मुझे सब पता है। मैंने सिर्फ सिंपल 6 पॉइंट बोली थी कि जो समझने लायक है, जो जो मतलब किसको भी समझ जाए, मतलब एक 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को तक समझ जाए, मैंने वैसी पॉइंट्स लिखने को बोली थी। किस किसने एकदम बड़ी बड़ी लाइनें फेंकी थी, मुझे समझ में आ गया, वो कॉपी पेस्टेड है। कुछ समझने, उसमें इंसान ने, जो है ना, स्टूडेंट ने कुछ समझने की कोशिश नहीं की है कि अल्फा बीटा गामा होता क्या है। उसको जो पॉइंट दिखी उसने छाप दी, या तो फिर जस्ट 8 पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए उसने एक दो पॉइंट ऐसे एक्स्ट्रा लिख दी, दो उसको मीनिंग नहीं समझ में आई। द मेन अल्टीमेट मोटिव वाज कि सब सारे बच्चों को एक बेसिक नॉलेज आ जाए रिगार्डिंग अल्फा बीटा गामा रेस। मैंने अंधेरी में लेक्चर लिया था, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैविंग एनी नॉलेज रिगार्डिंग अल्फा रेस, बीटा रेस या फिर गामा रेस। उनको ये भी नहीं पता था कि अल्फा रेस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बीटा जो है वो नेगेटिव होते हैं, और गामा जो है न्यूट्रल होते हैं, उनको वो पता नहीं था। तो आई वाज सरप्राइज्ड,
और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबको ऐसा होमवर्क दे दूं जहाँ पे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज बच्चों को आ जाए कि कौन सी चार्जेस, कौन सी रेज में कौन सी चार्जेस होती हैं, किसका कितना पेनिट्रेशन पावर होता है और किसमें कितना आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आ जाए। डिटेल में तो हम लोग फ्यूचर में करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री और आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आ जाए। माय अल्टीमेट मोटिव वाज दैट ओनली। ओके, तो आई होप सो कि सारे के सारे बच्चे जो है उनको चल गया है कि अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज बेसिकली होती क्या है। प्रोटॉन कोलिजन, प्रोटॉन डीके से जो है अल्फा रेज एमिट होती है, इलेक्ट्रॉन से जो है प्रोटॉन डीके से अल्फा रेज होती हैं एमिट, और इलेक्ट्रॉन डीके से जो है बीटा रे होती हैं, और गामा रेज जो है वो न्यूट्रल चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, तीनों के तीनों ही हार्मफुल होती हैं। पेनिट्रेशन पावर सबसे कम अल्फा रेज में होता है, उससे ज्यादा जो है बीटा रेज में होता है, और सबसे ज्यादा गामा रेज में होता है। अल्फा रेज में सबसे कम रहता है, इतना कम रहता है कि the rays can't even pass through a human body. ओके, तो ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी वो क्या होता है, पास थ्रू नहीं हो पाते। ओके, तो लेकिन अगर एक एक वाउंड, मतलब वाउंड या तो फिर एक कट हो, ताजा मतलब एकदम कट हो, तो अगर वो हो गया और उसमें फिर अल्फा रेज एक्सपोज हो गया, वो वाउंड जो है अल्फा रेज से एक्सपोज हो गया, देन इट विल क्रिएट एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दैट ह्यूमन बॉडी। ओके, तो इट इज हार्मफुल इन दैट वे। गामा रेज तो इतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग है कि कैंसर ट्रीटमेंट्स में जो है गामा रेज का यूज किया जाता है। अगर कोई पेशेंट है और उससे जो है कैंसर है, तो गामा रेज से उसको एक्सपोज करते हैं, ताकि वो जो गामा रेज जो है उस पर्टिकुलर सेल पे, जो कि कैंसरस सेल्स जो है उस पे फोकस कर पाए, उस पर्टिकुलर सेल पे फोकस करने पे जो कैंसर सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है कैंसर ट्रीटमेंट्स आर सक्सेसफुल। लेकिन उसके बहुत सारे एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, 3rd डिग्री और 4th डिग्री बर्न्स होते हैं उसके वजह से, जिसके वजह से जो है 3rd डिग्री 4th डिग्री बर्न्स होते हैं, विच आर वेरी हार्म दैट बॉडी। अगर तुम लोग गूगल पे या तो कहीं पे भी अगर न्यूज पे सर्च करोगे तो ऐसे तक न्यूज आई है कि कैंसर ट्रीटमेंट्स में द पर्सन, द मैन गॉट 3rd डिग्री 4th डिग्री बर्न्स, उसकी पूरी की पूरी स्किन काली पड़ गई और काली से पूरी रेड हो गई, पूरी की पूरी रेड हो गई और रेड से काली हो गई पूरी की पूरी स्किन। द मैन टोटली टर्न्ड, हिज होल बॉडी टर्न्ड ब्लैक, क्योंकि उसका कैंसर का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ था, गामा रे से बहुत ही ज्यादा उसको एक्सपोज कर दिया गया था, बहुत ही ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया था, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से जो है उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या हो गई, काली पड़ गई, एंड फाइनली वो मर गया। ओके, तो ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हो गए हैं। ओके, NH4 प्लस जो है वो अमोनियम होता है, जबकि NH3 जो है वो अमोनिया होता है। संजना का डाउट था, तो NH3 जो है वो अमोनिया और प्लस अमोनियम होता है। तो ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा रेज जो है इस सब का बेसिक नॉलेज जो है तुम्हें अच्छा ठीक है, कुछ मिस्टेक है। ओके, कुछ तो बता रहे हैं कि कुछ तो मिस्टेक है। अच्छा, ओके 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 ओके, अमोनिया लिखा हुआ है यहाँ पे, अमोनियम है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं चेक कर रहा था किस किस का ध्यान है, सब जने स्क्रीन पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, मैं जानबूझ के ऐसी मिस्टेक्स करता हूँ। इज एवरीवन एबल टू हियर माय वॉइस? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? मैंने अल्फा बीटा गामा जो भी बोला सबको सुनाई दिया ना? Arav, there is something mistake from your side. Log out and then log in again. Okay, मीटिंग में से चले जाओ and then come back. Okay, I got worried यार, मुझे टेंशन दिला दिया इसने। I thought कि मैंने सब इतना ऐसे इतनी मेहनत करके बोला and then किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके, तो अल्फा बीटा गामा तो हो ही गया इसके, तो
के रिलेटेड तो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे ही। आज अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं वैलेंसी से। ओके, तो वैलेंसी से कंटिन्यू करते हैं। वैलेंसी, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग वैलेंसी लेट्स अंडरस्टैंड रेडिकल्स और आयंस। ओके, तो रेडिकल्स और आयंस, तो एटम्स आफ्टर हैविंग चार्ज, अगर कोई एटम है और उसको चार्ज आ रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में। ठीक है, जैसे Na एटम है, उसके पास चार्ज आ गई, प्लस आ गया, और क्लोरीन एटम है, उसके ऊपर चार्ज आ गई तो क्या हो जाएगा? Cl माइनस। तो इसको हम लोग आयन बोलेंगे। एक एटम जब उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आ जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि आयन, वो आयन बन चुका है। नाउ इट इज नो मोर एन एटम, इट हैज बिकम आयन। वैसे ही एक मॉलिक्यूल, मतलब अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जब उसके ऊपर चार्ज आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। अगर एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल। अगर एक पर्टिकुलर सिंगल एटम के ऊपर चार्ज आती है तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं। अब रेडिकल में जैसे NH4+, देखो कितने सारे एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, और उस ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आई हुई है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अमोनिया, अमोनियम, नॉट अमोनिया, अमोनियम। तो वो, तो अमोनियम का रेडिकल है। NO2 माइनस, नाइट्राइट रेडिकल। NO3 माइनस, नाइट्रेट रेडिकल। चार्ज आता कैसे है? चार्ज आता है बिकॉज ऑफ गिविंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या फिर देते हैं तो उसके ऊपर, एक एटम के ऊपर चार्ज आ जाती है। अब कौन सा एटम कब इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा एटम कब इलेक्ट्रॉन लेगा, वो हम लोग डिटेल में अभी आने तो कुछ ही देर में करने वाले हैं। ओके, फिलहाल के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स गिविंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब एक एटम के ऊपर चार्ज आती है। फिलहाल के लिए इतना समझो। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वैलेंसी। अब मुझे आयंस और रेडिकल्स के बारे में पता चल गया कि एटम्स चार्ज मिलने के बाद आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है, ग्रुप ऑफ एटम्स जो है, चार्ज मिलने रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग वैलेंसी देखते हैं। एटम्स ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब एटम जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आती है? पॉजिटिव चार्ज आती है। तो वो कौन सा एटम जो है, कौन सा आयन बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाएगा या फिर पॉजिटिव रेडिकल बन जाएगा। वैसे ही एक एटम जब इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आयन और रेडिकल। ठीक है, समझा ये चीज? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, 8 और 16। ठीक है, ऑक्सीजन है मेरे पास, वो क्या है? 8 और 16। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है, यहाँ पे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर यहाँ पे जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके पास। न्यूक्लियस में भी उसके पास क्या है? न्यूक्लियस में भी उसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि इसको स्टेबल होना है, तो फिर क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 8 प्रोटॉन्स, लास्ट शेल में 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो अब मेरे पास दूसरी पेन तो है नहीं, आई होप तुम्हें समझ में आ जाए। 1 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये गेन करेगा। ठीक है, तो नाउ गेन करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, और इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? अभी भी 8 हैं। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? नेगेटिव।
तो इसलिए ये एक कौन सा आयन बन जाएगा, O2 माइनस, नेगेटिव आयन बन जाएगा। समझा? ठीक है, तो दिस वाज वैसे ही अगर सोडियम का ले लें, तो सोडियम जो है, सोडियम का अगर हम लोग न्यूक्लियस में देखेंगे, या इट इज रिलेटेड टू कैटायंस एंड एनायंस ओनली, ओके। तो दिस इज नथिंग बट O2 माइनस इज नथिंग बट एन एनायन, इट इज एन एनायन। वैसे ही Na है, ठीक है। तो Na जो है, यहाँ पे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये, और यहाँ पे जो है एक और शेल है, और अंदर जो है एक और शेल है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है ये एक कैटायन है, ठीक है, ये एक कैटायन है, ये Na प्लस आयन है। क्योंकि कैसे, क्योंकि अब इसके पास जो है ना प्रोटॉन्स जो हैं वो हैं 11 और 23, तो इसके पास प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 है, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 12, और वो कितने हैं, 11। लेकिन क्योंकि अब ये Na प्लस बन चुका है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन्स जो है वो 11 है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, इसके पास पॉजिटिव एनर्जी आ गई, ये पॉजिटिव आयन है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इट इज पॉजिटिव। ओके, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? क्यों, अच्छे से तो समझाया मैंने। बिल्कुल सही, अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मतलब नेगेटिव चार्ज रहेगा उस एनायन, उस एटम के ऊपर। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। सबको समझा? आई जी, जो हमने बात की। अगर वैलेंसी की बात करें तो सिंपल, जिसको नहीं पता है वो देख लो। हाइड्रोजन, लिथियम से बात करते हैं। लिथियम का जो है दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आता है बेरिलियम, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन, अगेन न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल इसका 5 होता है, ठीक है। बेरिलियम हो गया, फिर बोरॉन हो गया। तो अब कार्बन, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में 6। फ्लोरीन, 2 और 7, यहाँ पे सीधा 7 लिख दे रहा हूँ मैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसके बाद फिर फाइनल वाला क्या आता है, नियॉन, न्यूक्लियस, 2 और 8,
ऐसे। तो अब अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें, लिथियम जो है हमेशा जो है लास्ट शेल में जो है एक एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है लेने की कोशिश करता है, मतलब हासिल करने की कोशिश करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सके। तो उसमें जो है वो क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने का ट्राई करता है। तो अब नियरेस्ट नोबल गैस जो है इसमें हीलियम है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने लास्ट शेल में 2 होने चाहिए। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। अब इसके लिए क्या इजी है, लास्ट शेल में तो ये लूज कर देगा। तो ये लूज करने के बाद फिर इसके लास्ट शेल में 2 पड़ जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसमें जो है इसके पास बेरिलियम जो है, बेरिलियम की वैलेंसी जो है 1, 2, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए क्या इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना या 2 इलेक्ट्रॉन दे देना। इसके लिए इजी है 2 इलेक्ट्रॉन दे देना। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। वैलेंसी बोरॉन, बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट फिल करने के लिए, ऑक्टेट रूल, एज पर ऑक्टेट रूल। तो 3 है, 5 चाहिए। अब इसके लिए क्या इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देना या 5 इलेक्ट्रॉन लेना। तो 3 इलेक्ट्रॉन देना इज इजी, तो ये 3। यहाँ पे जो है कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी लास्ट शेल में 4 4, तो इसकी वैलेंसी 4 ही है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अब 4 से जो है, अब इसके पास 1 2 3 4 5 है। अब इसके लिए क्या इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन दे देना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना। 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है इसके लिए, तो वैलेंसी इसकी 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए देना इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन लेना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना, और इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना। in any condition can electron accept 6 7 electrons? नहीं, नहीं, मोस्टली नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं। ओके, प्लस या माइनस कार्बन का चार्ज कुछ भी हो सकता है, एज पर द रिएक्शन। रिएक्शन कार्बन का चार्ज कुछ भी हो सकता है। याद रखना, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ नंबर लिखा है। मैंने ना इसमें पॉजिटिव लिखा है ना मैंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैलेंसी 8 होती है, बिल्कुल सही, डेट इज बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन पावर। किसका एलिमेंट्स जो है तो उनका आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी जो है 8 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन पावर वैलेंसीज जो है वो 8 तक पहुंच जाती है। ओके, कार्बाइड टेक्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स मैंने बोला कि हाँ स्पेशल केसेस में होता है ऐसे। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैलेंसी समझ में आ गई। ठीक है, ये नॉर्मल वैलेंसी समझने के बाद जो है नियॉन की वैलेंसी, नियॉन रह गया, नियॉन की वैलेंसी जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, इस तरीके से हमें ये वैलेंसी समझ में आ गई। ठीक है, मतलब एटलीस्ट हमें ये एटम समझ में आ गया कि इनकी वैलेंसी कैसी है। अब ये समझ में आ गया तो हम लोग जो है हमारे चैप्टर की ओर, टॉपिक की ओर। अब ये चीज हो गई, हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी के ऊपर। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी। ऑल्सो द वैलेंसी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विथ विच इट कंबाइंस। क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जुड़ेंगे और हर एक हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास उस एटम की उतनी उतनी वैलेंसी रहेगी जितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो कंबाइन होगा। अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है मतलब उसकी वैलेंसी 3 है, और 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसकी वैलेंसी जो है 4 है। ठीक है, तो अगर सपोज NH3 है, जैसे अमोनिया,
तो बिल्कुल हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी बिल्कुल 1 है, तो यहाँ पे किसी को कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या? बिल्कुल सही। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 3 है, ना कि 1। ओके, हाइड्रोजन जो है 3 के साथ, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है। ठीक है, तो द वैलेंसी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विथ व्हिच इट कंबाइंस। तो जितने अगर अगर किसी कौन से भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं उतनी ही उस जिसके साथ वो कंबाइन हुआ है उसकी उतनी वैलेंसी है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है। कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? 3 के साथ, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अब तक सिखाया नहीं है। नंबर आधे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर आने तो दो। ठीक है, तो CH4, CH4 है जैसे, ठीक है, तो मीथेन, मीथेन में जो है संजना बहुत सारे नए बच्चे आए हुए हैं। There are many new joinees here, so many of the students won't be knowing this. uh, CH4, तो अब कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? 4 के साथ, तो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ओके, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? Also, valency of an atom or radical is also defined as twice the number of oxygen atoms with which it combines. ठीक है, twice मतलब जितने ऑक्सीजन एटम होगा उसका twice। फॉर एग्जांपल CO2 है, तो CO2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। ठीक है, H2O है, अब H2O में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम्स 1 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी रहेगी? हाइड्रोजन H2 की वैलेंसी 2 रहेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 रहेगी। वैसे ही अ, हमारा इसके पहले वाला डेफिनेशन ये बोल रहा था कि जितने हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे उसके कम जिसके साथ वो कंबाइन हुआ है उसकी उतनी वैलेंसी रहेगी। तो इन दिस केस हियर द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 2, whereas valency of oxygen would be 2 as 2 hydrogen atoms are combining with oxygen atom. If we see for hydrogen atom, so the hydrogen atom is combining with one oxygen atom, uh, and twice of one oxygen atom is 2, twice 2, so the valency of hydrogen would be 2. Okay, the hydrogen as a whole I am talking about, not just one hydrogen atom. Hydrogen as a whole means two atoms of hydrogen. Okay, so oxygen atom has valency of 2, uh, number of hydrogen atoms combined to it, and hydrogen has valency of 2. सर P2O5, then the valency will be 10 ना। वैलेंसी किसका? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का वैलेंसी जो है ट्वाइस होगा, तो 10, 10 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि फॉस्फोरस के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 2 प्रेजेंट हैं, तो एक फॉस्फोरस का 5 का 5। ये सॉल्व करके दिखाओ।
सबसे पहले CuO का बताओ, CuO का, उसके बाद फिर Cu2O का. CO is called cupric oxide, whereas Cu2O is called cuprous oxide. Okay. टू एंड वन, 1 and 2 भी आ रहा है मेरे पास. 2 and 1 सही है कि 1 and 2 सही है? मुझे सीक्वेंस में पहले CuO का चाहिए, फिर Cu2O का चाहिए. 2 and 1. ओके फाइन. अगर किसी को नहीं समझा या नहीं आया है तो मुझे चैट में भेजो कि नहीं समझा या फिर नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आई वुड बी, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. सबको समझा ना, करने की जरूरत नहीं है ये. आई डिडंट अंडरस्टैंड. ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स का आ रहा है आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो देख लेते हैं यार, ये सॉल्व करना पड़ेगा अभी. ओके अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो CuO है, ठीक है. मुझे वैलेंसी कॉपर की चाहिए इन क्यूप्रिक ऑक्साइड विच इज CuO. तो अब जो CuO जो है ना, उसमें ऑक्सीजन, Cu जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है. और हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विथ विच इट कंबाइंस. ट्वाइस. तो ऑक्सीजन जो है एक एटम है, तो उसका ट्वाइस कितना होगा? 2. तो मतलब कॉपर की वैलेंसी कितनी हो गई? 2. तो द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन CuO इज वैलेंसी ऑफ कॉपर in CuO is 2, whereas the valency of copper in Cu2O में देखो, मतलब twice the number of oxygen atom with which an atom combines with. तो ऑक्सीजन का एटम एक है, उसका डबल ट्वाइस मतलब 2. तो वो 2 जो है किस में डिवाइड होगा? कॉपर के 2 एटम्स में डिवाइड होगा. इसके पहले वाले में कॉपर का सिर्फ एक ही एटम था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के 2 एटम्स हैं. तो वो जो 2 है वो डिवाइड होगा एक एक कॉपर में. तो एक कॉपर का एक वैलेंसी. तो Cu2O में द वैलेंसी ऑफ कॉपर विल बी 1. cuprous oxide और cupric oxide, Cu2O is cuprous oxide and Cu is cupric oxide. ओके समझा ना सबको? बिल्कुल सही. इन Cu2O 1 copper atom combines with half oxygen atom. बिल्कुल. अगर अभी भी किसी को नहीं समझा तो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं पेज टर्न कर दूंगा. सर व्हाई द वैलेंसी इज ट्वाइस? ये डेफिनेशन कहती है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ विच इट कंबाइंस. ओके, अगर हम लोग ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें मेथड जाना पड़ेगा. ओके हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा. और लॉन्ग मेथड कौन सा है जो है, वो कौन सा है, वो कैसे समझाऊं मैं? लॉन्ग मेथड जो है बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है. लॉन्ग मेथड जो है ना वो बहुत ही लॉन्ग है. इधर देखो, वाई ट्वाइस. तो अगर सपोज ट्वाइस यूज नहीं करेंगे तो हमें जो है ना वैलेंसी फाइंड करने के लिए जो है ना लंबा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा. कैसे? जैसे कि मुझे डायग्राम्स बनाने पर, मुझे एटम्स के स्ट्रक्चर्स बनाने पर. एग्जाम्पल सोडियम. तो सोडियम जो है ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन. ओके ये 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन.
फिर मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फिर मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे 2 8 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे जो है इसको, इसके लिए क्या इजी है लास्ट स्टेल में, 1 इलेक्ट्रॉन लेना या अपने 7 इलेक्ट्रॉन देना। तो इसके लिए क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। ये जो है Na है, ये Na है और ये Cl है। तो इसके लिए जो है क्या इजी है, इस 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, डोनेट करना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स अपना स्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसने इसको दे दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, क्लोरीन माइनस, इसके ऊपर माइनस की चार्ज आ जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव की चार्ज आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये पूरा कंबाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स अप्लाई होने के बाद NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये NaCl बन जाएगा, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1। Na की वैलेंसी कितनी है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1, तो यहाँ पे वैलेंसी इज 1, इसकी भी वैलेंसी इज 1। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए जो है ना, हमें ऐसे प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट्स ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा ही। ऑक्सीजन जो है उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा ही। तो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का भी सेम है कि जितने हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे उतना उस जिसके साथ वो कंबाइन हुआ है उसकी उतनी वैलेंसी रहेगी, समझे। नाइट्रोजन NH3 है, NH3 है, तो नाइट्रोजन जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर, 3 4 5। फिर वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रहेगा, फिर एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रहेगा और तीसरा हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे रहेगा। ये H, ये H, ये H और ये नाइट्रोजन। तो अब क्या करेंगे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो मतलब इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है हर एक एक हाइड्रोजन हो गई, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1। तो ऐसा तुम्हें माइंड में सोच के देखा जाए तो ये फॉर्मूला है ही नहीं, लॉजिक ही है, एक एक हाइड्रोजन एक एक दे रहा है, तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। इसलिए ये फॉर्मूलाज बन गए कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन में ट्वाइस द नंबर और हाइड्रोजन में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद व्हिच इट कंबाइंस। या NH3 is a covalent bond यार। Yeah, an element can have different valencies depending on the different valencies depending on a molecule। कौन सा मॉलिक्यूल वो बना रहा है उसके उसके बेसिस पे जो है उसकी वैलेंसी जो है वो चेंज हो सकती है। ओके, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मेथड्स टू फाइंड अ वैलेंसी, मेथड्स टू फाइंड अ वैलेंसी, 3 मेथड्स हैं हमारे पास वैलेंसी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमारे पास जो है 3 मेथड्स हैं वैलेंसीज को फाइंड करने के लिए। सबसे पहला मेथड, बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे किसको, कंपाउंड्स के फॉर्मूलेस को। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें ठीक से CH4 को, तो यहाँ पे कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो दैट मींस द वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 4। CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर जो है ऑक्सीजन के ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो वैलेंसी ऑफ कॉपर विल बी 2 एंड ऑक्साइड इट विल बी 1, ठीक है। ये तो हो गया पहला मेथड, बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड। सेकंड मेथड विल बी बाय चेकिंग द चार्ज ऑन आयंस और रेडिकल्स, ठीक है। अब चार्ज जैसे कि Na+, तो फ्रॉम द टेल दैट द सोडियम हैज 1 चार्ज, मतलब उसकी 1 है,
ठीक है। तो सोडियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी है 1। बेरिलियम जो है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव प्लस की निशानी है, तो चार्जेस की दो चार्जेस है उसके ऊपर। तो इससे मुझे क्या पता चल सकता है कि बेरिलियम की चार्जेस कितने हैं, 2 है। तो एक तो मुझे पता चल सकता है बाय द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड, और सेकंड इज बाय द चार्ज ऑन द आयन। तीसरा तरीका इज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही। फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 1 to 4, ऐसे एलिमेंट जिनका जो वैलेंसी जो जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हाँ एक चीज, इज इट प्लस प्लस और 2+, हम लोग दोनों ही लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो अ, तो अब Be2++ है, तो उसके ऊपर चार्ज 2 की है, तो उसका उसका कितना होगा, 2 होगा। अब हम लोग थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में प्रेजेंट है, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, नहीं, फॉर एग्जाम्पल सपोज क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, मैसेज के थ्रू बताओ, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? बिल्कुल सही, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बिल्कुल सही, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में प्रेजेंट है, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। और वैलेंसी वो है जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, उनको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो इनमें कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। वैलेंसी वो है जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, जो हमें चाहिए ताकि हम स्टेबल हो सके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लास्ट शेल में। सो द एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 1 to 4, तो उनकी वैलेंसी कितनी रहेगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 4 to 8, तो उनकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 माइनस दोस इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर वैलेंसी। ओके। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई, ये 3 तरीके पता चल गए सबको वैलेंसी के। इफ दिस इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल भी नहीं, वेरिएबल वैलेंसी इन 3 मिनट, हाँ बिल्कुल फाइन। वेरिएबल वैलेंसी जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय चेकिंग दी चार्ज ऑन, जो मिडिल वाला जो है ना, उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि जितना चार्ज रहेगा उसके पास उतनी निशानियां रहेंगी, उसके पास उतनी चार्ज सिंबल्स रहेंगी, सिंबल के ऊपर उतना हम लोग चार्ज दिखाएंगे। अगर किसी का चार्ज 3 है तो हम लोग 3+ की निशानी डाल देंगे। SO4 2- है, तो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि SO4 माइनस माइनस मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो वेरिएबल वैलेंसी कैन बी फाउंड आउट चार्ज ऑन आयंस और रेडिकल्स। ओके। पढ़ते हैं अभी हम लोग वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। I hope my voice is clear to all. If there are 8 valence electrons, तो अगर हम लोग अगर पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 0 रहेगी। अगर किसी के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। नियॉन, ऑल द नोबल गैसेस। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं, देख लो। जल्दी करो, अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो प्लीज नोट इट डाउन फास्टर।
आई होप इट इज डन। हम लोग आगे बढ़ते हैं वेरिएबल वैलेंसी के ऊपर, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी में सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। उसमें जो है सबसे पहले कॉपर ही बेस्ट एग्जांपल है। कॉपर का तो एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब कॉपर क्यूपरस जो है, क्यूपरस ऑक्साइड, उसकी वैलेंसी जो है वो है 1, ठीक है, क्यू, ठीक है। फिर क्यूपरिक आता है, उसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, क्यूपरिक ऑक्साइड, उसकी वैलेंसी 2 है। फिर आता है फेरस, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, 2 रहते हैं, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जो है वो क्या रहता है, FeO, whereas फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3, ओके। फेरिक ऑक्साइड का वैलेंसी 3 है। मर्क्यूरियस, मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरियस का फिर से 1 है और फिर मर्क्यूरिक का 2 है। याद रखना एक चीज कि हमेशा अगर सपोज एक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहा है, वैलेंसी हमेशा कम रहती है, मतलब उसी एलिमेंट में जैसे Cu प्लस है तो इसमें वैलेंसी 1 है कॉपर की, और Cu प्लस प्लस में वैलेंसी जो है वो 2 है। तो जिसकी वैलेंसी कम होती है ना उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय क्यूप्रस। और जब वैलेंसी ज्यादा रहती है उसी एलिमेंट में, जब उसकी वैलेंसी ज्यादा रहती है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय क्यूप्रिक, ठीक है। तो अगर ठीक से देखोगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड में जो है कॉपर, जिसकी जब उसकी वैलेंसी 1 है तो उसका नाम जो है वो है क्यूप्रस ऑक्साइड। और वही एलिमेंट कॉपर जब उसकी वैलेंसी 2 है जो कि ग्रेटर है कंपेयर टू दी फर्स्ट वन, तो वो है क्यूप्रिक ऑक्साइड। सेम विथ आयरन, आयरन में जब आयरन की वैलेंसी 2 है तब उसका नाम जो है वो है फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन 2 ऑक्साइड, ठीक है। वही जब आयरन है जब 3 वैलेंसी दिखाता है तो उसका नाम जो है वो कंपाउंड का बीन फेरिक ऑक्साइड। सेम मर्क्यूरी के साथ जब उसका वैलेंसी 1 है, जो कम वैलेंसी वाला जो है उसका नाम है मर्क्यूरस ऑक्साइड, उस कंपाउंड का नाम है मर्क्यूरस ऑक्साइड, रोमन में मर्क्यूरी 1 ऑक्साइड। वही मर्क्यूरी जब वैलेंसी 2 दिखाता है तो वहां पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड, ओके। समझा? कम वाले का हमेशा IOUS होता है और ज्यादा वाले का हमेशा इक रहता है, IC ऑक्साइड रहता है। वेरिएबल वैलेंसी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ दी सब एटॉमिक शेल्स, ओके। तो सब एटॉमिक शेल्स में क्या होता है, जब भी हम लोग आगे चल के हम लोग ऑफबाउ रूल और ये सब रूल्स जब भी आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं तब हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करते हैं फ्रॉम वन सब शेल टू अनदर सब शेल। वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। तो जब उनकी एनर्जी जो है लूज होती है या फिर जब वो एनर्जी गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे जंप फ्रॉम वन सब एटॉमिक शेल टू सेकंड सब एटॉमिक शेल, जिसके वजह से जो है उनकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, ओके। तो वो तुम्हें जो है बिल्कुल सही आ रहा हो, पेनल्टीमेट शेल जंपिंग ऑफ बाउल प्रिंसिपल, जब भी हम लोग ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी, एक्साइटेशन, बिल्कुल सही, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझ के चलो सिंपल लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे जंप फ्रॉम वन सब एटॉमिक शेल टू अनदर सब एटॉमिक शेल, वैलेंस शेल, बिल्कुल सही, ठीक है। अब अभी हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आई होप सबको आयोनिक पता होगा, जिसको नहीं पता है हम लोग आगे चल के जो है एक चैप्टर आने वाला है, चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं है, कुछ तो एटॉमिक कंपाउंड्स है, कुछ ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है, कुछ तो कंपाउंड्स करके चैप्टर का नाम है, उसमें केमिकल बॉन्डिंग, बिल्कुल सही, केमिकल बॉन्डिंग करके आई होप चैप्टर है, आगे चल के हम लोग वहां पे जो है देखने वाले हैं
कंपाउंड्स कौन से तरह के एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल मेटल्स विथ नॉन मेटल्स ऐसा याद रखो, जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा मेटल्स पहले आते हैं और नॉन मेटल्स बाद में आते हैं जब भी कंपाउंड बनता है। जो पॉजिटिव चार्ज जो क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा पहले लिखते हैं हम लोग Na+, तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव और Cl- वो हमेशा नेगेटिव आयन बनता है। तो पॉजिटिव आयन हमेशा पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन हमेशा बाद में लिखते हैं। तो NaCl में सोडियम क्लोराइड, सोडियम पहले और क्लोराइड बाद में। NH4 2 SO4, तो NH4 प्लस और SO4 2-, तो SO4 जो सल्फेट जो है, जो सल्फेट रेडिकल जो है वो नेगेटिव रेडिकल है, नेगेटिव चार्ज रेडिकल है, और NH4 प्लस जो है वो पॉजिटिव चार्ज रेडिकल है। तो अमोनियम सल्फेट, तो पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखेंगे फिर बाद में नेगेटिव रेडिकल। NaHCO3, तो HCO3 जो है बाइकार्बोनेट, जिस HCO3 बाइकार्बोनेट जो है वो नेगेटिव रेडिकल है, और Na+ जो है वो पॉजिटिव रेडिकल है। तो पॉजिटिव रेडिकल पॉजिटिव आयन है, तो Na जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाला हमेशा हम लोग बाद में लिखेंगे। ओके, तो ये सबसे पहला तरीका ये है कंपाउंड्स को लिखने का नोमेनक्लेचर में, कि पॉजिटिव चार्ज पहले लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज आयन और रेडिकल बाद में। सेकेंड चीज आती है पॉजिटिव आयंस। हाँ ठीक है, बेसिकली यही बोला है इन्होंने। आई होप सबको ये क्लियर हो गया। मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयंस हैव द नेम ऑफ द एलिमेंट of course we can say metal first and non-metal next. Okay, sodium acetate is an exception. अब A point, monoatomic positive ions have the name of the element from which they are formed. ठीक है, monoatomic positive ions have the name of the element from which they are formed. तो Na+ को सोडियम बोलते हैं, Ca2+ को कैल्शियम, K+ को पोटेशियम, Zn बेसिकली ये हमने कर लिया है। Some metals form positive ions in more than one oxidation state. कुछ metals जो हैं they are found in more than one oxidation state. ठीक है, उनकी वैलेंस जिसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी भी बोलते हैं। तो इसमें जो है ना उनको OUS एंड है, ये हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, तो जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन है उसको हम लोग IOUS करते हैं, और जिसका कम ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है उसको हम लोग हमेशा IC यूज करते हैं। ठीक, जो है वो नॉन मेटल है, उसका वैलेंसी 4 है, मेटलॉइड, इट कम्स अंडर मेटलॉइड ग्रुप, लेकिन इट कम्स अंडर मेटलॉइड ग्रुप, लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा नॉन मेटल से मैच हो रही है, इसलिए हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, नॉन मेटल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हो गया। तो IOUC और IC वाला भी नोमेनक्लेचर सबको समझ में आ ही गया। ठीक है, sodium acetate, why sodium acetate is an exception? Sodium acetate is an exception because it is an organic molecule. It doesn't come under this normal वाला physical chemistry. सोडियम एसिटेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है, इट इज अंडर ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं की है, लास्ट ईयर हमने थोड़ा एक ग्लिम्स ही देखा था। ठीक है, तो अभी सेकंड, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट देम बाय पुटिंग अ रोमन न्यूमेरिकल। तो रोमन न्यूमेरिकल में भी हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे Fe2+, तो आयरन 2 रोमन में 2 लिखा है, Sn2+, तो टिन का 2, कॉपर का 1 है तो कॉपर 1, आयरन कैन बी रिटन एज आयरन 3 एंड टिन कैन बी रिटन एज टिन 4, टिन 2 एंड टिन 4, एंड कॉपर कैन बी रिटन एज कॉपर 1 एंड कॉपर 2 रोमन में। Polyatomic positive ions often have
कॉमन नेम्स एंडिंग विद द सफिक्स ओनियम, ठीक है, जैसे हाइड्रोनियम, अमोनियम। तो पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस जो है हमेशा उनका जो है एंडिंग में हमेशा क्या आता है, ओनियम, ओनियम आता है, ये चीज याद रखना। तो H3O प्लस इज हाइड्रोनियम, NH4 प्लस इज अमोनियम, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उनके ऊपर चार्ज आई है, और ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्ज आती है तो उनका नेमिंग में हमेशा ओनियम। ओके, negative ions, negative ions that consist of a single atom are named by adding the suffix ideal to the stem of the name। तो हमेशा देखो आइड, आइड आता है नेगेटिव आयंस में, हमेशा एंडिंग में आइड होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, कार्बाइड। तो इन सब में एंडिंग में क्या आता है, आइड, आइड, आइड आता है। ओके, what is oxidation state? Oxidation state is nothing but consider it a valency with a sign, positive or negative, consider a sign and then a valency। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग डिटेल में करने वाले हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, ठीक है। तो जिस आयन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होती है, उनके एंडिंग में हमेशा आइड होता है, ये मान के चलो। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होता है। जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, द नेम ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन यूजुअली एंड्स इन आइदर 8 और 8। तो पॉलीएटॉमिक एटम जो है यहाँ तो फिर उनके एंडिंग में 8 आता है या फिर 8 आता है। एग्जाम्पल, आइट और 8 का एग्जाम्पल बताओ कोई, तुम लोग तो यार देख लोगे यहीं से ही, ये थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। सल्फाइट, सल्फेट, वेरी नाइस। आरव ने बोला है क्लोराइड, उमा ने बोला फॉस्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, वेरी नाइस। हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोरेट, दिस इज कार्बोनेट, तेजस ने बोला, वेरी नाइस। सबको क्लियर हो गया अच्छे से। क्लोरेट, क्लोराइड, जिंकेट, बिल्कुल सही सात्विक। पॉलीएटॉमिक आयंस फिर से एक्सप्लेन करो, आई हैड सम नेटवर्क इश्यूज। अरे पॉलीएटॉमिक आयंस इसमें एक्सप्लेन करने के लिए था ही क्या, पॉलीएटॉमिक आयंस में मतलब हमेशा एंडिंग में हमेशा ओनियम आता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स जब उनके ऊपर चार्ज आती है तो उनके एंडिंग में हमेशा ओनियम आता है, हाइड्रोनियम, बस इतना ही किया था हमने। फिर नेगेटिव आयंस आया था, और उसके बाद अभी पॉलीएटॉमिक आयंस फिर से कर रहे हैं कि हम एंडिंग में हमेशा 8 और 8 आता है, साइनाइड और साइनेट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब नॉन मेटल्स विद नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मेटल्स विद नॉन मेटल्स, इन सब में ये सारी की सारी सब पॉइंट्स थी। अब हमारा सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, अब हम लोग वो देखेंगे। अब तक हम लोग यही देख रहे थे जब मेटल्स जो है नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। अब हम लोग ये देखेंगे जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, द नेम ऑफ द एटम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज लिस्टेड फॉर, जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका रहता है तो पहले हम लोग लिस्ट करते हैं, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है वो पहले लिखेंगे, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होती है वो हम लोग बाद में लिखेंगे। तो उसके बाद एंडिंग में हमेशा आइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइड, ठीक है। आइड जो है वो जुड़ जाएगा नेगेटिव एटम के साथ, जैसे HCl जो है उसमें H पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, जो क्लोरीन जो एटम जो है जो नेगेटिव चार्ज है उसके एंडिंग में हमेशा आइड जोड़ देंगे। NO नाइट्रोजन
ऑक्साइड, BrCl ब्रोमीन क्लोराइड, तो एंडिंग में आइड जोड़ दिया। तो एज अ रूल chemists write formulas in which the element in the positive oxidation state is written first, followed by the element with negative oxidation numbers. The number of atoms of an element in simple covalent compounds is indicated of the following Greek prefixes to the name of the element. तो जब तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, तो हम लोग ये भी जोड़ देते हैं। और केमिस्ट जो है उन्होंने ये रूल निकाला कि जब एटम्स एक से ज्यादा हो तब हम लोग ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाई डोंट मेटल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड, वो हम लोग आगे यार चैप्टर में करेंगे ना। अभी फिलहाल क्यों आयोनिक और कोवेलेंट में घुस रहे हो आप लोग? आयोनिक और कोवेलेंट में मत अभी आप इतना उलझो, ठीक है। अब मोनो का एग्जाम्पल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो मोनो यूज हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ही ये है कि ऑक्सीजन का एक ही एटम, कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, डाई ऑक्साइड तो CO2, तो यहाँ पे मोनो और डाई दोनों यूज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। The people who are asking regarding covalent bonds and ionic bonds, please ऐसे डाउट्स मत पूछो। यू आर गोना कंफ्यूज योरसेल्फ ओनली। एक साथ कितना नॉलेज एक्वायर करोगे? वी आर स्टिल ऑन ABC ऑफ केमिस्ट्री। आगे चैप्टर में आने वाले वी आर गोना लर्न कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स, डोंट वरी, ओके। फिलहाल के लिए याद रखो कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ। अच्छा ठीक है, तो आज जो है हमने वैलेंसी कंप्लीट कर ली। और एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। आज हमने वैलेंसी जो है वो हमने जो है वो कंप्लीट कर ली। मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पे कि दोस्त, इज हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर? नहीं, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर नहीं होता यार। डाइहाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड इज वाटर, ओके। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड is water, and dihydrogen dioxide is called is H2O2. Dihydrogen dioxide, which is also called hydrogen peroxide, okay.
ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं अच्छा ठीक है, सुनो अभी आवाज आ रही होगी सबको। आ, बिल्कुल ये लर्न करना है तुम लोगों को, ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम लोग ठीक से देखें ये वैलेंसी चार्ट है एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू लर्न दिस वैलेंसी चार्ट। ओके, अगर हम लोग ठीक से देखें यहाँ पे तो why we have to learn this, क्यों क्योंकि कंपाउंड्स बनाने में काम आएगा ये, कंपाउंड्स बना नेमिंग में इजी होगा। ठीक है, तो अगर ठीक से देखोगे वैलेंसी चार्ट, हाइड्रोजन देखो बहुत ही इजी है, टेंशन मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, लास्ट ईयर हमने कुछ चीजें ओमिट की थी, इस बार वो भी याद रखनी है, तो कुछ ओमिट नहीं होगा इस बार। सर सैड इमोजी कहाँ है? नहीं, सैड इमोजी की जरूरत ही नहीं है, एक्साइटमेंट वाली इमोजी भेजो। ये इतना सारा देख के मतलब यू शुड बी एक्साइटेड, वाओ इतना सब कुछ लर्न करने को मिल रहा है, यू शुड फील एक्साइटमेंट। हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो H प्लस है, सिंबल भी उसका H प्लस है, उसकी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एट दी एंड उसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो H प्लस ही बनेगा। वेरी इजी। लिथियम, सेम विथ लिथियम ऑल्सो, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था लास्ट सेल में, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो लिथियम के पास लिथियम कैसा सिंबल बनाएगा, Li प्लस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये भी। लिथियम के पास सोडियम आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 विच इज नथिंग बट 2,8,1। ठीक है, 2,8,1, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर लेगा, तो अब इसलिए सोडियम भी क्या बन जाएगा, Na प्लस। सोडियम भी क्या ही बना है, सोडियम का सिंबल कैसे होगा, Na प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर पोटेशियम आता है, पोटेशियम का अगर ठीक से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर उसके भी एंडिंग में 1 18,1। ठीक है, पोटेशियम का ऐसा है 2,8,18,1, तो लास्ट सेल में 1 है, तो इसीलिए K प्लस बनेगा। अमोनियम NH4 प्लस, तो वो तो हमें आता ही है ऑलरेडी। फिर होता है क्यूप्रस Cu प्लस, आर्जेंटीनियस Ag प्लस विच इज कॉल्ड सिल्वर। फिर आता है मर्क्यूरियस H प्लस, और ऑरस विच इज Au प्लस। सबके लास्ट शेल में 1,1,1,1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा, सब अपना 1,1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेंगे। ओके, तो ये वाला इज वेरी इजी, इतना तो सबको याद होना ही चाहिए, बहुत ही इजी है, मैंने तरीका भी बता दिया, लॉजिक है, पूरा लॉजिक है इसमें, रटोडिफाइड कुछ भी नहीं है। तो वैलेंसी चार्ट दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ये सबके ये पूरी की पूरी चार्ट में जो है ना, सबकी वैलेंसी 1 है, इस सबकी वैलेंसी 1 है। ओके, तो क्लोराइड देख लो, क्लोराइड इज Cl माइनस, क्लोराइट इज ClO2 माइनस, क्लोराइड क्लोराइट। ठीक है, फिर आता है क्लोरेट ClO3 माइनस, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस। अच्छा ठीक है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब जने खुद ही याद कर लेंगे ये, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेज देख लेते हैं, सेकंड पेज बाद में करेंगे।
हाँ, बाय द वे एक और पेज है, ये तो सिर्फ एक ही पेज है, इसके बाद एक और पेज है। तो फिलहाल ये पेज देखते हैं, ये बहुत ही इजी है। सेकंड पेज जो है हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो क्लोराइड ड है, क्लोराइड तो Cl माइनस है, ये हम लोग ऑलरेडी आता है हमें। फिर क्लोराइट ClO माइनस O2 माइनस। बेसिक्स हैं, बेसिक्स तो बेसिक्स तो सेम रहेंगे। अब केमिस्ट्री में नया क्या लाएंगे? बेसिक इज इंपॉर्टेंट। Chlorite is ClO2 minus, chlorate is ClO3 minus, whereas hypochlorite is ClO minus. Iodide I minus, iodite जैसे देखो ऊपर क्लोराइड है, देखो क्लोराइड है Cl माइनस, तो आयोडाइड है I माइनस। जैसे क्लोराइड है ClO2 माइनस, वैसे ही आयोडाइड है IO2 माइनस। चल रहा है देखो, अगर अगर सिर्फ क्लोराइड का सब कुछ याद कर लिया तो आयोडाइड का खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आयोडेट, जैसे क्लोरेट है ClO3 माइनस, वैसे ही आयोडेट है IO3 माइनस। ठीक है, तो जैसे क्लोराइड है वैसे ही आयोडाइड है, जैसे क्लोराइट है वैसे ही आयोडाइट है, जैसे क्लोरेट है वैसे ही आयोडेट है। बस Cl के बदले, बस Cl के बदले I आ गया है। अब ये हो गया, तो फिर अभी नाइट्रोजन के ऊपर आते हैं। अब नाइट्रोजन के देख लेते हैं रेडिकल्स। नाइट्राइट जैसे क्लोराइट आयोडाइट, वैसे NO2 माइनस। जैसे क्लोरेट आयोडेट ट्रेट NO3 माइनस, जैसे वो IO3 माइनस और ClO माइनस से ये भी NO3 माइनस। हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट जो होगा वो होगा H2 4, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, और हाइड्रोजन सल्फाइड इज HSO3 माइनस। सबको ये समझा आई होप। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड इज SO3 माइनस, साइनाइड Cn माइनस, साइनेट CNO माइनस। बाकी का खुद देख लो, हाइड्रोजन का H माइनस। हाइड्रोजन जो है ना वो दो, उसके ऊपर दो चार्जेस आ सकती है, H प्लस भी और H माइनस भी। तो H प्लस ठीक है, और H माइनस को हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं, और H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? H प्लस को H प्लस आयन बोलते हैं बेसिकली, और H माइनस आयन को हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस, मेटा एल्यूमिनेट AlO2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, फॉर्मेट HCOO माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस। और इस तरीके से जो है हमने फर्स्ट पेज पूरा का पूरा लर्न कर लिया 2 मिनट में। आई होप सबको। YOO instead of O2, YOO CH3COO instead of CH3CO2।
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, एसिड्स एंड बेसिस में देख लेंगे हम लोग। बॉन्ड के वजह से एसीटेट में जो है ना, फॉर्मेट और एसीटेट दोनों में जो ओ जो दो अलग अलग है ना, एक ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है। ओके, अंडरस्टूड? इट इज बिकॉज ऑफ देयर बॉन्ड्स। It is because of the bonds. Okay. अच्छा ठीक है, सुनो एवरीवन, होमवर्क लिख लो। तुम सबके लिए होमवर्क है। लिखते जाओ जल्दी। लेवल वन में फर्स्ट एमसीक्यू, सेवेंथ, फिर लेवल 2 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, फिर उसके बाद फिर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना ही। ठीक है, ये होमवर्क है। तो लेवल 1 में 1 और 7th एमसीक्यू, लेवल 2 में 1, 2, 3, 21, 22। ई बुक्स मैंने ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं, ई बुक्स मैंने ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं, सब जने ई बुक्स वहां से देख सकते हो। सॉफ्ट कॉपीज मैंने शेयर की हुई है मॉड्यूल की, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्टिव का। हाँ, 9th का मॉड्यूल मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। होमवर्क करना है, नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा मैं। यू डोंट हैव टू सबमिट इन द ग्रुप्स।
चलो वी आर डन फॉर द डे. No submission in the group. I will ask you in the next lecture. अबे होमवर्क दिया जो, फिर से क्यों पूछ रहे हो? व्हाट इज होमवर्क? नाइन्थ, अगर किसी को होमवर्क नहीं पता है तो 9C ग्रुप में कोई एक जना, आई होप किसी ने तो लिखा होगा, 9C में सिर्फ पोस्ट कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट मेरे लिखे थे, स्क्रीनशॉट में वो मतलब स्क्रीनशॉट ग्रुप 9C ग्रुप पे शेयर कर देना दूसरे बच्चों के साथ जिनको नहीं पता कि होमवर्क क्या है. ओके, चलो वी आर डन फॉर द डे. एवरीवन बाय. The class is over for the day.